वेलकम बैक नाजरीन। अहम खबर देंगे कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर मुश्तरका हमला कर दिया, जिसके बाद दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहर जोरदार धमाकों से लरज उठे। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्फहान, कोम, किरमानशाह, शिराज, तबरेज और दीगर शहरों में भी धमाके हुए। ईरानी सदारती महल और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के कंपाउंड के करीब 7 मिसाइल गिरे। इसराइल की जानिब से तेहरान के मोहराबाद एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। हमलों के बाद मुख्तलिफ इलाकों से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान के शहर मीनाप में लड़कियों के एक स्कूल पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 70 तालिबात जाम बहाक हो गईं। मजीद हलाकतों का खदशा है। दूसरी जानिब ईरान ने आला क़यादत को निशाना बनाने से मुतालिक इसराइली दावों को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी हुकाम के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि फौज के कमांडर इन चीफ और सदर मसूद पिज़ेश्कियान भी महफूज। ईरान पर ज़हूनी हमलों में ईरानी वज़ीर दिफ़ा और सरबराह ईरानी पासदारान इनक़लाब शहीद हो गए हैं। बरतानवी खबर रसा एजेंसी ने यह बड़ा दावा किया है कि बरतानवी खबर रसा एजेंसी के ज़राए के हवाले से बताया कि इजरायली हमलों में ईरानी वज़ीर दिफ़ा अमीर नसीर ज़ादा और ईरानी पासदारान इनक़लाब के सरबराह मोहम्मद पाकपूर शहीद हो गए हैं। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ये बात इजरायली फ़ौजी कार्रवाइयों से बाखबर 2 ज़राए और एक इलाकाई ज़रिए ने बताई है। ताहम इस हवाले से बाज़ाब्ता तस्दीक अभी तक सामने नहीं आई। ख्याल रहे कि अमरीका और ईरान की जानिब से ईरान पर हमले किए गए हैं, जिनमें कई ईरानी पासदारान इनक़लाब गार्ड्स के सीनियर कमांडर्स और सियासी हुक्काम जा भाग। अमरीका ने ईरान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हमारा मकसद ईरानी हुकूमत से आने वाले खतरात को ख़त्म करके अमरीकी अवाम का दिफा करना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रूथ पर जारी अपने वीडियो बयान में कहा, ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। हम ईरान के मिसाइल निज़ाम और मिसाइल इंडस्ट्री तबाह कर देंगे। हम ईरान की बहरिया को ख़त्म करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, यकीनी बनाएंगे कि ईरान जौहरी हथियार हासिल न कर सके। अमरीका ने खत्ते में अमरीकी एहलकारों के लिए खतरे को कम करने के लिए हर मुमकिना कदम उठाया है। सदर ट्रंप ने ईरानी पासदारान इनकलाब से हथियार डालने का मुतालबा करते हुए कहा कि आपसे मुकम्मल इस्तिस्ना के साथ अच्छा सलूक होगा या आपको यकीनी मौत का सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताया कि ईरान ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन फतह खैबर का नाम दे दिया। खित्ते में मौजूद कई अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है, जिनमें बहरीन में तैनात अमरीकी बहरिया का 5th फ्लीट भी शामिल है। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि ऑपरेशन अमरीकी फौज और बच्चों के कातिल सऊदी हुकूमत के खिलाफ किया जा रहा है, जिसके तहत जारे दुश्मन के इलाके अहदाफ पर हमले किए गए हैं। खित्ते में तमाम इजरायली और अमरीकी अड्डे ईरानी मिसाइलों से मुतासर हुए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने 2 टोक पैगाम देते हुए कहा कि दुश्मन को फैसला कुन शिकस्त देने तक हमले जारी रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीका ने एक बार फिर मुज़ाकराती अमल के दौरान हमला किया। ईरान अपना दिफा जारी रखेगा। खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डों को निशान। अमरीकी सेनेटर एडवर्ड मार्की ने ट्रंप के ईरान पर हमले को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे दिया। कहा कि हमला कांग्रेस की मंजूरी के बगैर किया गया, जो अमरीकी शहरियों के लिए खतरनाक है। कार्रवाई इलाके जंग में शिद्दत पैदा करेगी। खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजियों और शहरियों के लिए संगीन खतरात पैदा हो रहे हैं। अमरीकी सेनेटर ने यह भी कहा कि ट्रंप ने ईरान के जौहरी खतरे को मुसलसल बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी एतराफ़ किया कि ईरान यूरेनियम की अफजूदगी नहीं कर रहा हमले से पहले, और अब भी सफारती हल का मौका मौजूद है। अगर ट्रंप ने जंग न रोकी तो कांग्रेस को मुदाखलत। खबर यह है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोन पर राबता हुआ है। ईरान और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने ईरान और वसीतर ख़ित्ते में पैदा होने वाली हालिया सूरत हाल का जायज़ा लिया और मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ईरान के खिलाफ होने वाले बिला जवाज़ हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और इस बात पर जोर दिया कि कशीदगी को फौरी तौर पर कम किया जाना चाहिए। मौजूदा बहरान का पुरअमन और मुज़ाकरात के जरिए हल निकालने के लिए सिफारती अमल की जल्द बहाली नागुज़ीर है। इसहाक़ डार का कहना था कि तनाज़े के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है, जिसके जरिए खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के खित्ते के हम मनसबों से अहम राबते हुए हैं। अपनी सरज़मीन इस्तेमाल न होने देने की अपील भी कर दी। ईरान और अमरीका और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का मशरिक़ वस्ती के ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से सिलसिलावार राबता हुआ। मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और इराक़ के वज़ीर ख़ारजा से अलहदा राबता किया। अब्बास इराक़ची ने तमाम ममालिक से वाज़ेह अपील की कि वो अपनी सरज़मीन ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होने की इजाज़त ना दें। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने में
کردار ادا کرے۔ عباس عراقچی نے اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ایران اپنے جائز حق دفاع کو استعمال کرتے ہوئے امریکی اور اسرائیلی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ کارروائی کسی بھی خطے کے ملک کے خلاف نہیں۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کو اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ خبر دیں گے سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں خانہ جنگی جیسی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ اس صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ سیاسی استحکام ہے۔ جنگ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر جنگ مسلط کر دی ہے اور اس کے مضر اثرات سے پاکستان بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ اگر ایران میں رجیم تبدیلی ہوئی تو اس کے اثرات پاکستان کی سرحدوں تک پہنچیں گے جو ملک کے لیے انتہائی تباہ کن ہوں گے۔ سراج الحق نے کہا کہ گریٹر اسرائیل اور اکھنڈ بھارت کے نظریات پر اسرائیل اور بھارت عملی طور پر کام کر رہے ہیں۔ ایسے میں امت مسلمہ کا اتحاد ہی ان عزائم کو ناکام بنا سکتا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ موجودہ حکومت امریکہ کو خوش کرنے کے بجائے اللہ کو راضی کرنے کی پالیسی اپنائے اور اس نازک صورتحال میں قائدانہ کردار ادا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث آئی سی سی نے متبادل حکمت عملی پر کام شروع کر دیا ہے۔ آئی سی سی مڈل ایسٹ میں بدلتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے، جبکہ T20 ورلڈ کپ کے اسٹیک ہولڈرز کے لیے جامع متبادل پلان ترتیب دیا جائے گا۔ ترجمان آئی سی سی کے مطابق کھلاڑیوں، ٹیم مینجمنٹ اور براڈ کاسٹ ٹیم ایونٹ اسٹاف دبئی اور گلف کے راستے استعمال کرتے ہیں۔ ہماری ایونٹ کے ساتھ جڑے تمام افراد کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ ہماری لاجسٹک ٹیم تمام متعلقہ افراد کے بحفاظت سفر کے لیے کوشاں ہے۔ آئی سی سی کی ٹریول ٹیم سفر کے متبادل راستوں کا جائزہ لے رہی ہے۔ مخصوص آئی سی سی ٹریول سپورٹ ڈیسک بھی قائم کر دیا گیا۔ مسلم لیگ کراچی کے تحت مارکہ غزب للحق کے تنازع میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی پریس کلب کے باہر بھرپور عوامی مظاہرہ کیا گیا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ شرکا قومی پرچم اٹھائے، ملک کی سلامتی اور دفاع کے عزم کا اعادہ کرتے رہے۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا کہ پاکستان کے عوام اپنی افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑے ہیں اور ملک کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک افواج نے ماضی میں دشمن کو واضح پیغام دیا کہ پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، تاہم وطن عزیز کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوسری جانب ضلع اورکزئی میں افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف عوام کی جانب سے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ قلعہ اورکزئی میں ہونے والی اس ریلی میں مختلف سیاسی سماجی تنظیموں کے نمائندوں سمیت عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور آپریشن غزب للحق کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں قومی پرچم اور بینرز اٹھا رکھے تھے، جبکہ پاک فوج کے حق میں فلک شگاف نعرے بھی لگائے گئے۔ شرکاء نے بھارت کی ایما پر افغان طالبان کی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، تاہم اپنی خود مختاری، سرحدی سلامتی اور قومی وقار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی کراچی کے شہری اذیت کا شکار کہ الیکٹرک کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے روزے داروں کی مشکلات مزید بڑھا دیں۔ سحر و افطار کے اوقات میں بھی بجلی کی طویل بندش جاری ہے۔ تفصیلات ذیشان ملک کی اس رپورٹ میں۔ کہ الیکٹرک کی جانب سے رمضان المبارک میں بھی شہر کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی کے متعدد علاقوں میں سحر اور افطار کے اوقات میں بھی بجلی کی آنکھ مچولی نے شہریوں کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا۔ شہر کے مختلف علاقوں جن میں گلستان جوہر، لیاقت آباد، نارتھ کراچی، ملیر اور کرنگی شامل ہیں، ایک ایک گھنٹے بجلی کی بندش معمول بن چکی۔ گرمی کی شدت سے اضافے کے ساتھ بجلی کی غیر موجودگی نے روزہ داروں کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ افطار کی تیاری اور سحری کے وقت بجلی کی بندش ناقابل برداشت ہے۔ سحری کے ٹائم پہ لائٹ نہیں ہے، 7 بجے کوئی اس کا لوڈ شیڈنگ کا اعلان نہیں ہوا، حالانکہ پھر بھی صبح 7 بجے ڈیلی لائٹ جاتی ہے 8:30 9 بجے تک۔ تو اسی طرح رات کو جو ہے لوڈ شیڈنگ کا اعلان جو ہوا ہمارا 12 ساڑھے 12 تک کا ہوا ہے، لیکن رات کو 3 بجے تک لائٹ نہیں ہوتی، تو بہت مشکل ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب جس گھر میں فیملی تھوڑی بڑی ہے، سحری جلدی تیار کرنی پڑتی ہے، obvious سی بات ہے، تو بس اس گھر میں تو بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں۔ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تقریباً 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ رہتی ہے، 6 گھنٹے ہمارے کو لائٹ ملتی ہے، جس میں ہمارے کو نماز کے ٹائم پہ بھی لائٹ نہیں ہوتی، تراویح کے ٹائم پہ بھی لائٹ نہیں ہوتی، افطاری اور سحری کے ٹائم پہ بھی لائٹ نہیں ہوتی۔ ٹوٹل 24 گھنٹوں میں 6 گھنٹے لائٹ ملتی ہے۔ لائٹ ہوگی تو کاروبار ہوتا ہے، اور ویسے رمضان چل رہے ہیں تو کاروبار بھی نہیں ہے، لائٹ ہی نہیں ہے تو کاروبار کہاں سے ہوگا۔ رمضانوں کے اندر بھی وہی روٹین ہے، اور تہوار ہو، عید ہو، کرسمس ہو، تو ایک
मतलब वही रूटीन चलती है, इनकी कोई कमी पेशी नहीं होती कि भाई चलो थोड़ा रिलैक्स। दूसरी जानब के इलेक्ट्रिक का मौकफ है कि बाज़ इलाकों में तकनीकी खराबियों और बिजली चोरी के बायस लोड मैनेजमेंट किया जा रहा है। ताहम शहरियों का कहना है कि बिला इम्तियाज लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि रमजान मुबारक के एहतराम में कम सैरो अफ्तार के औकात में बिला तात्तुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। रमजान में इबादत के इस मुकद्दस महीने में शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम। सवाल ये है कि क्या के इलेक्ट्रिक रोजादारों को रिलीफ फराहम करेगा या नहीं। कैमरा टीम के साथ जिशान मलिक, NTN न्यूज, कराची। खबर देंगे कराची के इलाके डिफेंस खयाबान मुहाफिज में सिक्योरिटी गार्ड ने शहरी से दिन दिहाड़े लूट मार की कोशिश नाकाम बना दी। मोटरसाइकिल सवार शहरी निजी बैंक से 5 लाख रुपए निकलवा कर वापस जा रहा था कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुसल्लह मुलजिमानों से रोक लिया। शहरी जान बचाने के लिए करीब वाक़े एक बंगले में दाखिल हो गया। मुलजिमान भी अंदर घुस आए। बंगले में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने फौरी हवाई फायरिंग की और बाद अज़ा फरार होते हुए डाकुओं पर फायर खोल दिया। मुलजिमान रकम लूटे बगैर फरार हो गए। फुटेज NTN न्यूज़ ने हासिल कर ली। साहिबजादा फरहान ने भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर साहिबजादा फरहान ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बैटर बन गए। फरहान ने एजाज़ T20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका के खिलाफ अहम मैच में सरंजाम दिया। इससे कबल ये रिकॉर्ड भारत के विराट कोहली के पास था, जिन्होंने 2014 के T20 वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर 319 रन स्कोर किए थे। फरहान T20 वर्ल्ड कप 2026 में 319 रन का हिंसा उपूर कर मोहब्बत और रहम दिली के पैकर अब्दुल सत्तार ईदी का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। आलमी शोहरत याफ्ता बाबाए खिदमत ने निस्फ सदी से ज्यादा वक्त दुखी इंसानियत की मदद में गुजारा। ईदी हर पाकिस्तानी के दिल में आज भी जिंदा है। इसी हवाले से देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। इंसानियत के अजीम खादिम अब्दुल सत्तार ईदी का आज 58वां यौम पैदाइश। अब्दुल सत्तार ईदी भारतीय रियासत गुजरात में 28 फरवरी 1928 को पैदा हुए। बाटवा मेमन कम्युनिटी के ईदी ने अपने और पुराने की तफरीक किए बगैर हर दुखी के जख्मों पर मरहम रखा। वे लॉज खिदमत का आगाज एक खस्ता हाल एम्बुलेंस से किया और फिर देखते ही देखते उन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी फलाही एम्बुलेंस सर्विस कायम की। गुमनाम मैयतों के लिए कब्रिस्तान बनाया। जहनी माजूर अफराद के इलाज के लिए ईदी विलेज कायम किया। यतीम बच्चों की कफालत का जिम्मा उठाया। एयर एम्बुलेंस, ईदी दस्तरखान समेत कई फलाही कामों की बुनियाद रखी। इंसान दोस्त और समाजी कारकुन के नेकी के कामों में उनकी अहलिया बिल्किस ईदी भी शाना बशाना रही। दोनों ने मिलकर ईदी फाउंडेशन को वुसअत दी। अब्दुल सत्तार ईदी 8 जुलाई 2016 में गुर्दों की बीमारी के बायस वफात पा गए। उनके इंतकाल पर कौमी सोग का ऐलान और सरकारी जनाजे का एहतमाम किया गया। अब्दुल सत्तार ईदी जब दुनिया से रुखसत हुए तो ईदी विलेज में खड़े लावारिस बच्चों की जबान पर बेसाख्ता आया कि हम एक बार फिर यतीम हो गए। तिहाइयों तक इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत करने वाली ईदी हर पाकिस्तानी के दिल में आज भी जिंदा है। पाक अफगान बॉर्डर पर हालिया कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तानी अवाम की जानिब से अफगान तालिबान रजीम की मुबैना शरंगेज़ी की खुलकर मजम्मत। मुख्तलिफ शहरों में शहरियों ने पाक फौज की कार्रवाइयों को सराहते हुए ऑपरेशन ग़ज़्बुल हक़ की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता कई दिहाइयों तक अफगान अवाम की मेज़बानी और मदद की, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ जारियत काबिल अफसोस है। भारत और अफगानिस्तान भूल गए हैं कि पाकिस्तान अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा है। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को आंखों से लेकर पाँव के नाखून तक चीर कर रख देंगे। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दुश्मन को मौसर जवाब दिया जाएगा। कौम का बच्चा बच्चा पाक फौज के साथ खड़ा है और किसी भी जारियत का डट कर मुकाबला किया जाएगा। इन लोगों ने किया है, अभी ये कह रहे हैं कि ये माफिया मांग रहे थे, ये आप पहले नहीं समझे, अब कैसे समझ। पाक फौज जिंदाबाद। ये एक बहादुर आदमी का काम है और ये इंडिया और अफगानिस्तान भूल गए हैं कि जब आसिम मुनीर साहब ने ये बोला था कि ये पाकिस्तान अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है और तोहफे पर आप मैनी आंख से देखोगे तो G3 के राइफल के ऊपर जो खंजर लगा होता है ना, वो निकाल कर तुम्हारी आंख में गाड़ेंगे और नाखून तक चीर के रख देंगे और दोबारा मैनी आंख से कभी भी पाकिस्तान को नहीं देखना। हम कौन पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आपके साथ लोहे की दीवार की तरह खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। अफगानिस्तान के साथ 45 सालों से अच्छाइयाँ की हैं, लेकिन वो नमक हराम है, इतनी अच्छाई को समझते नहीं है। तो अभी इंशाल्लाह पाकिस्तान पहले की तरह जिस तरह इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया ना, इनको भी इंशाल्लाह चन्ने चबाएंगे और इंशाल्लाह इबरतनाक शिकायत से दो-चार होंगे अफगानिस्तान वाले। ये किसी भूल में न रहे। इंशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की क़यादत में इंशाल्लाह पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखती है। अफगानिस्तान तो एक चुट्टी भर किया है, इसकी इंशाल्लाह इबरतनाक शिकस्त से दो-चार होंगे। खिलवाया
खबर देंगे। ईरान पर इस्राएली हमले के पसे पर्दा भारत का मुनाफिकाना किरदार बेनकाब हो गया है। इंतहा पसंद सफाक मोदी ने अपने मजमूम मकासद को आगे बढ़ाने के लिए दोस्त और दुश्मन का फर्क भी मिटा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इस्राएली फौजी अफसर स्टीव कोहन ने भारतीय टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा, ईरान के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ मगरबी ममालिक तक महदूद नहीं बल्कि इसमें दीगर इत्तेहादियों की भी हिमायत शामिल है। उन्होंने भारत को इसराइल का करीबी इत्तेहादी करार दिया। इस बयान की आजाद जराये से तस्दीक नहीं हो सकी। माहिरीन का कहना है ईरान के नाम नेहाद दोस्त भारत का ये शर्मनाक रवैया उसकी मुनाफिकाना खारजा पॉलिसी की अक्कासी करता है। सफा को मुनाफिक मोदी की दोखली पॉलिसियों ने पूरे खत्ते को जंग की आग में झोंक दिया है। मोदी का दौरा इसराइल और अफगानिस्तान की मुबैना इंटेलिजेंस मदद ईरान के साथ दोनों ममालिक की तारीखी गद्दारी है। ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के शोबे ज़रई तहकीक की डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अज़रा यास्मीन का बड़ा कारनामा, ज़रई तहकीक के मैदान में एक अहम कामयाबी हासिल कर ली। प्रोफेसर डॉक्टर अज़रा यास्मीन को उनकी अहम साइंसी तहकीक पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एज़ाज़ से नवाजा गया है। यह एज़ाज़ डॉक्टर अज़रा यास्मीन की मुसलसल मेहनत, इल्मी काबिलियत और ज़रई शोबे में नुमाया खिदमात का एतराफ़ है। तकरीब से खिताब के दौरान मुक़र्रिरीन का कहना था कि डॉक्टर अज़रा यास्मीन की कामयाबी न सिर्फ बहुद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान बल्कि पूरे ज़रई शोबे की बाइस फ़ख्र है। इल्मी और तहकीकी हलकों ने डॉक्टर अज़रा यास्मीन को इस नुमाया कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश की।